हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 16 के बारे में। सेक्शन 359 से लेकर के 363 तक बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। देखिए तो इंडियन पिनल कोड 1860 जो है इसका चैप्टर 16 299 से लेकर के 377 तक ये डिफाइन किया गया है। और आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइस तो सीधे चलते हैं, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए। चैप्टर 16 की जो आज हम बात करने बने हैं, केवल 300 जो सेक्शन है 359 से लेकर के 363 तक हम यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली जो चैप्टर 16 है उसको 8 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, उसमें से हम इसका एक पार्ट ले रहे हैं व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में, यानी कि ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर की बात करेंगे आज। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में, यानी कि ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, सेक्शन 359 से लेकर के इसके जो प्रोविजंस है 374 तक डिफाइन किए गए हैं। चलिए, लेकिन आज हम केवल ये 3 से 4 जो सेक्शन है इन पर ही बात कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर उसे देखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो गाइस मैं आपके साथ यहाँ पर चलिए, सेक्शन 359 में किडनैपिंग की बात की गई, यानी कि व्यापरण क्या है। सेक्शन 300 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत में से व्यापरण की बात की गई। तो चलिए सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चलते हैं कि किडनैपिंग क्या होती है। किडनैपिंग के लिए जरा ध्यान दीजिए। देखिए हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में इसको कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो आप लोग डायरेक्ट से जरूर लर्न कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं भी नहीं हूँ। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में। यहाँ पर सेक्शन 359 आप ये देख रहे हैं, 359 में यहाँ पर व्यापरण की बात की गई है, यानी कि व्यापरण को 2 किस्म का होता है सेक्शन 359 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यहाँ पर बात की गई है भारत में से व्यापरण, और दूसरी बात की गई है विधि पूर्ण संरचना में से व्यापरण। तो फर्स्ट ये यानी 1 नंबर पॉइंट, और सेकेंड नंबर पॉइंट में विधि पूर्ण संरचना में से व्यापरण। सेक्शन 359 की जो डेफिनेशन है बैरेट के अकॉर्डिंग यही। अब जरा थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, जस्ट स्टेटमेंट देखिए। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, यहाँ पर सेक्शन 359 को अगर देखते हैं, किडनैपिंग की बात की गई है। किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स। कितने तरह का है? 2 काइंड्स, यानी 2 काइंड्स की बात करें। फर्स्ट थिंग किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एंड सेकेंड थिंग किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब मैटर आता है कि लॉफुल गार्जियनशिप क्या है। चलिए इसके लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी लॉफुल गार्जियनशिप सेक्शन 361 में डिफाइन किया गया, तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए गार्जियनशिप का जहां तक मैटर आता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर पढ़ा हो तो वहां पर मेजर होने के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, और जो माइनर है उसके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो एज क्राइटेरिया में कितना रखा गया, देखिए बेसिकली जो होता है वो 18 ईयर्स का होता है जनरली। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो 18 ईयर्स। अगर वोटिंग के लिए भी बात की जाए तो वहां पर भी बात की गई है कि 18 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, यानी अपना मत दे सकता है। तो इनको हम मेजर मान लेते हैं, यानी कि वयस्क, जिसको हिंदी में आप वयस्क कहते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज देखते हैं, अगर किसी का गार्जियन नियुक्त किया गया हो और वो भी लॉफुल तरीके से, लॉफुल मतलब कोर्ट के द्वारा, तो फिर क्या होगा। तो जो माइनर जो चाइल्ड होता है वो मेजर होने के लिए उसकी एज क्राइटेरिया 18 की जगह 21 ईयर्स हो जाती है। ठीक है। अगर हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी देखें तो हिंदू लॉ में भी आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैरिज करना हो तो 18 और 21 का रेशियो होना चाहिए, तभी तो शादी कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ पे देखें जरा किडनैपिंग में क्या कर रहे हैं।
सेक्शन 359 में केवल 2 पॉइंट्स दिए गए कि या तो किसी भी व्यक्ति को भारत में से किडनैप किया जाए या फिर किडनैप फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो एक चीज मैं इस पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि किडनैप फ्रॉम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर विदेशी कोई व्यक्ति आए तो क्या उसको भी हम किडनैपिंग के लिए मानेंगे? हाँ, अगर उसके साथ ऑफेंस होता है तो बिल्कुल। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, अगर उसे किडनैप किया जाता है तो बिल्कुल ये हो जाएगा कि ये भारत में से किडनैप कर लिया गया। अब किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप मतलब ऐसे जो किसी संरक्षक में रह रहे हैं और संरक्षक के अंडर में रह रहे हैं। जैसे कोई एक जो बच्चा होता है वो जनरली अपने माता पिता के अंडर में होगा, तो कितनी एज होगी? तो अगर 361 का अवलोकन करते हैं, 361 को देखते हैं, तो यहाँ पर बात की गई कि अगर कोई मेल है, मतलब अगर कोई पुरुष है और जिसकी एज 16 ईयर्स से बिलो है, यानी कि अंडर 16 ईयर एज है, तो इस कंडीशन में इसे हम मान लेंगे कि ये व्यक्ति अभी क्या है, माइनर है। और इन केस ऑफ फीमेल, अगर फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए यहाँ पर अंडर 18 ईयर्स होना चाहिए, तभी हम इसे माइनर मानेंगे। तो ये डिस्कशन यहाँ केवल आईपीसी के पर्पज से किया गया है। बाकी के आपको मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले आपको एज बताई हुई थी कि कितनी होनी चाहिए, वहाँ 18 से लेकर के 21 तक हो जाती है। हिंदू लॉ में भी यही कंडीशन है। हिंदू लॉ में भी कहा गया कि 18 ईयर्स गर्ल्स और 21 ईयर्स यानी कि फीमेल एंड मेल ये लोग मिलकर के शादी कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपने क्लियर की। अब चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पर सेक्शन 360 पर एक नजर डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 360 में बात करें किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इनकी इंडिया से क्या होता है। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट था किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, क्या करें, whoever conveys any person beyond the limits of India, जो भारत की लिमिट्स यानी कि भारत जो देश है जहां तक उनकी सीमाएं हैं, और किसी भी व्यक्ति को वो कन्वे करता है, यहाँ से कन्वेज करता है एनी पर्सन को कहां तक, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सीमाओं से बाहर, यानी कि विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। कौन सा पर्सन? उस व्यक्ति जिसको वो ले जा रहा है, पहली चीज। और दूसरी बात की गई ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज, और कोई ऐसा व्यक्ति जो लीगली ऑथोराइज हो उस पर्सन के लिए, टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, की जो कंसेंट दे सकता हो उस व्यक्ति के प्रति। ही सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। अगर वो विदाउट परमिशन किसी भी व्यक्ति को ले जाता है तो यहाँ पर उसे मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने उसको किडनैप कर दिया है, ये ऑफेंस कमिट कर लो। चलो अब थोड़ा सा इसको हम जरा हिंदी की तरफ मूव करते हैं। आइए जरा, ये हिंदी का डायरेक्ट है, जरा ध्यान दीजिए, इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम आपको धीरे धीरे केस लॉ की तरफ भी लेके चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में से व्यापरण। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ का, अभी हम भारत में से व्यापरण की बात करें, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर विधि पूर्ण संरक्षता की बात, जो सेक्शन 361 की बात करें, और ये जो डिफाइन किया गया है 316 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 360 को ही देख लेते हैं। क्या करें, जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवाह कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, यह कहा जाता है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या क्या पॉइंट्स बने हुए, इन पॉइंट्स पर एक नजर डालिएगा। तो पॉइंट्स के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, देखिए जरा। पहले तो जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की, किसकी, जिसको वो भेज रहा है उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से कोई सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हो कोई भी व्यक्ति। तो फर्स्ट तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट तो होना चाहिए कि उस व्यक्ति को जिसको ले जा रहा है उसकी कंसेंट हो। अब सवाल आता है क्या वो कंसेंट देने के लिए ठीक है कि नहीं, कहीं वो पागल तो नहीं है, कहीं वो ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी और दूसरी जगह भी हमने पढ़ा कि कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बात की जा रही है कि क्या वो कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो कंसेंट दे सकते हैं। तो कंसेंट के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट थिंग माइनर हो, मतलब अवयस्क हो, तो क्या अवयस्क से कंसेंट ली जा सकती है? क्या अवयस्क यहाँ पर कंसेंट दे सकता है? पहली बात तो नहीं, सवाल जवाब आएगा नहीं। दूसरी बात कि क्या कोई जो पागल व्यक्ति है क्या वो दे सकता है, मतलब अनसाउंड माइंड जो है, क्या अनसाउंड माइंड भी क्या यहाँ पर कंसेंट दे सकता है, क्या इसकी कंसेंट वैलिड है?
अगर नहीं है तो इनके लिए कोई ना कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया होगा जो इनकी कंसेंट दे सकता है। तो देखिए पहले तो वो व्यक्ति, अगर ये फ्रेश है, ठीक है, और माइनर नहीं है, पागल भी नहीं है, और वो किसी भी ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं है जो गजनी जैसी स्थिति में आ जाए, तो फिर यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं इनको, तो इसकी कंसेंट माननी चाहिए। पहले तो ये थी इसकी कंसेंट के बिना। दूसरी बात की गई सेकंड पॉइंट पर, ये जो देख रहे हैं आप, उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। तो वैध रूप से प्राधिकृत कौन हो सकता है? तो सबसे पहले वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जो भी गार्जियन हो, इनके पेरेंट्स की हम अगर बात करें, पेरेंट्स अगर नहीं है तो उनकी ओर से चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, इनमें से कोई ना कोई तो होगा, और नहीं है तो कोर्ट ने जिसको नियुक्त किया हो वो। तो उसकी अगर सम्मति के बिना कोई भी व्यक्ति उसे भारत की सीमाओं से परे परिवहन कर देता है, भारत की सीमा जो है उससे बाहर भेजना, परिवहन का मतलब उसे बाहर भेजना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, यह कहा जाता है इनकी उसने किडनैपिंग कर लिया सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग। आप जरा ध्यान देना। अब हम गार्जियनशिप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गार्जियनशिप में से कैसे किया जाएगा, फिर हम सीधे आपको केस लॉ की तरफ भी लेकर चलते हैं। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं। सेक्शन 361 में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बात की गई कि विधि पूर्ण संरक्षता में से व्यापरण, जो कि आपने सेक्शन 359 का जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वो तो हो गया सेक्शन 300 में, और इसमें दो पॉइंट दिए गए थे, फर्स्ट भारत में से और सेकंड विधि पूर्ण संरक्षता में से। तो विधि पूर्ण संरक्षता को सेक्शन हम लोग 361 में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक्शन 361 में देखेंगे विधि पूर्ण संरक्षता में से व्यापरण, यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। आप जरा देखें, जो कोई किसी अप्राप्त वय को, पहला सवाल देखिए यहाँ पर, किसको? अप्राप्त वय को, जिसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो सवाल आया था कि अप्राप्त वय किसको मानेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है देखिए, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को कितनी एज होनी चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान रखना, 16 ईयर से कम आयु वाले के लिए बात की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली, और अगर फीमेल्स की बात करें तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम हो। या फिर किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, यानी कि जो पागल हो, ठीक है। तो कौन कौन हो गया भैया? अप्राप्त वय की बात करें अगर इसको, तो 1 नंबर पॉइंट इसको कर लेते हैं, और इसमें इसी में ही जो रखा गया, तो ए नंबर का पॉइंट हम कर लेते हैं जिसकी एज 16 ईयर्स हो, और बी नंबर का पॉइंट जिसकी 18 ईयर्स हो फीमेल्स के लिए। और दूसरा पॉइंट है चित्त विकृत व्यक्ति को ऐसे अप्राप्त वय या फिर विकृत चित्त व्यक्ति के विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है। ध्यान देना, या तो ले जाता है और बहका भी ले जाता है। देखो सहमति भी है, लेकिन उसको बहकाना एक अलग बात हो गई, कि उसको थोड़ा सा कन्विंस किया और उसको लोभ लालच दिया, कुछ चीजों का लोभ लालच दिया और उस कंडीशन में उसे बहका ले जाए, तो भी ये मान लिया जाता कि इसमें से वो अपराधी यहाँ पर इसके लिए अपराधी होगा। देखो आप जरा ध्यान दीजिए, वह ऐसे अप्राप्त वय या ऐसे व्यक्ति का विधि पूर्ण संरक्षता में से व्यापरण करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज तो ये हो गई कि किसी भी अवयस्क को, अवयस्क का मतलब आप समझ गए हैं, मेल हो तो 16 ईयर्स बिलो होना चाहिए, फीमेल हो तो 18 ईयर्स बिलो होना चाहिए। और दूसरी बात की गई कि अगर कोई मत्ता में हो, चित्त विकृत हो, विकृत चित्त जिसको बोलते हैं, विकृत चित्त का मतलब हो गया अनसाउंड माइंड कोई पर्सन है, और उस व्यक्ति को विधि पूर्ण संरक्षता में से ले जाए। तीसरा पॉइंट हो गया विधि पूर्ण संरक्षक। तो विधि पूर्ण संरक्षक कौन कौन हो जाते हैं? जैसे कि उसके पेरेंट्स, सबसे पहले तो अगर पेरेंट्स नहीं है तो मामा, चाचा, ताऊ में से कोई भी, या कोर्ट ने किसी को नियुक्त कर दिया हो तो वो विधि पूर्ण है। इनमें से अगर ऐसी टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अगर उसे ले जाता है यहाँ से, या बहका दे, बहका कर भी ले जाए, उसको लोभ लालच दिया, चलो हम तुम्हें हीरो बना देंगे, हीरोइन बना देंगे, ऐसे भी कोई होते हैं, या फिर किसी और तरीके से भी उसको लोभ लालच दिया कि चलो मैं तुम्हें बहुत बड़ा घर, ये सब, और इस टाइप से किसी को भी किया जाता है, तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि वो उसने विधि पूर्ण संरक्षता में से क्या कर दिया, व्यापरण करता है। ठीक, अब जरा स्पष्टीकरण में से जरा थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर स्पष्टीकरण में क्या कह रहे हैं। देखिए इस धारा में विधि पूर्ण संरक्षक क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए विधि पूर्ण संरक्षक की डेफिनेशन दे रहे हैं, शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्त वय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधि पूर्वक नियस्त किया गया हो।
मतलब विधि पूर्वकनेस का मतलब है कि उसका जो भार है वो किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर ले रखा हो और सबको इस बात की जानकारी हो विधि पूर्वक, जैसे माता पिता ने किसी को सौंप दिया हो, या फिर जैसे कहीं हॉस्टल वगैरह में भी अपने बच्चे को दे, उस समय के लिए थोड़े समय के लिए संरक्षक उस व्यक्ति को नियुक्त करने की बच्चे की देख रेख करेगा, एजुकेशन अच्छी होगा, तो ये विधि पूर्वक तरीके से होता है। अगला जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्सेप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इंग्लिश में भी चलेंगे। इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है। तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एक एक्सेप्शन है, और ये एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लाइन आपको सीधे उसमें मिल सकती है कि जो अधर्मज शिशु का पिता है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। या फिर जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है। कैसा है? विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है अगर उसको ये विश्वास होता है, और जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन से के लिए ना किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है कि जो शिशु है उसका विधिपूर्ण अभिरक्षा का जो अधिकार है मेरे पास है, और मैं उसको दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है उस व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति इसके लिए एक्सेप्शन में रहेगा, इनकी अपवाद रहेगा। चलिए हम थोड़ा सा ज्यादा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेक्शन 361 को एक बार नजर डालिए जल्दी से। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male। अगर यहाँ पर देखिए whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male, अगर मेल है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 16 years बिलो। और अंडर 18 years ऑफ अ एज इफ अ फीमेल, अगर फीमेल है तो उसकी एज 18 years होनी चाहिए। अब क्या कर रहा? whoever takes an antithesis of any minor, तो माइनर की जो डेफिनेशन है वो 16 years ऑफ एज इफ अ मेल और अंडर 18 years ऑफ एज इफ अ फीमेल। और नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और मान लीजिए कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है उसको, अब क्या किया जा रहा है यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, उसे लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले जाया जा रहा है, ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कैसे? विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, और उस गार्जियन की बिना परमिशन के ले जाए। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। तो अब कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या कर दिया, kidnap such minor or person from lawful guardianship। अब यहाँ देखिए फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पर एक नजर डालिए। द वर्ड लॉफुल गार्जियनशिप मींस मैटर आता है कि व्हाट इज द लॉफुल गार्जियनशिप। तो यहाँ पर लॉफुल गार्जियनशिप की अगर हम बात करें, इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुल इंटरेस्टेड with the care or custody of such minor or other person। अगर यहाँ पर in this section include any person, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर इंक्लूड किया गया जो lawfully interested with the care or custody, जो कि विधि पूर्वक ये विश्वास करता है कि वो कस्टडी और उसकी केयर करने के लिए वो पर्सन ऑथराइज है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन में जरा ध्यान दीजिएगा, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ। अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में है और क्या कर रहा है यहाँ पर, बिलीव हिमसेल्फ, और वो बिलीव करता है टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, और अगर उसे ये लग रहा है कि उसका ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है और ये बिलीव कर रहा है और उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर वो कोई अच्छे कार्य करता है तो बिल्कुल वो यहाँ पर एक्सेप्शन में आएगा। और दूसरा, हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू इंटाइटल टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, और अगर कोई गुड फेथ में ये विश्वास करता है और वो अपने आप को ये पाता है कि मैं इस चीज के लिए ऑथराइज हूँ, इंटाइटल्ड हूँ और लॉफुल कस्टडी के लिए उस बच्चे के लिए, तो अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, अगर वो इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए उसे यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले जाएगा तो ये एक्सेप्शन में आ सकेगा। और अगर इनमें से ये दोनों कार्य आते हैं, किसी भी इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए उसे
ले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को विश्वास में रखते हुए और ऐसे करने की कोशिश करता लोगों को दिखाने के लिए, तो बिल्कुल वो इस सेक्शन 361 के अकॉर्डिंग गवर्न करेगा और ये ऑफेंस के लिए वो भागी हो सकता है और उसको इसका 361 के अकॉर्डिंग से पनिशमेंट दिया जा सकता है। चलिए अब हम इसके थोड़े से केस लॉज की बात करेंगे, फिर आगे हम सेक्शन 362 पर भी बात करते हैं। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन जो 359 में आपने पढ़ा किडनैपिंग और 360 में पढ़ा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब 360 के अकॉर्डिंग एक केस है हरीभाई बनाम सम्राट 1918-20 बॉम्बे लॉ रिपोर्ट 372, ये किसका हुआ? इस केस में क्या हुआ था देखिए जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। 360 की धारा में किए गए सन 1949 के संशोधन के अनुसार यदि किसी 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की को उसकी सहमति से भारत की सीमा के बाहर ले जाया जाता है तो धारा 360 के अधीन व्यापरण का अपराध घटित हुआ नहीं माना जाएगा। देखिए जो 16 ईयर से अधिक की आयु है इसकी अगर मेल है और 18 ईयर से अधिक की आयु फीमेल की है और इनको भारत से बाहर अगर ले जाया जाता है तो इन पर व्यापरण का केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये किस केस में कहा गया था? देखिए जरा ध्यान दीजिए, हरीभाई बनाम सम्राट के केस में ऐसा कहा गया। चलिए और भी कई केस हैं, आप चाहें तो उनकी स्टडी कर सकते हैं एक बार बुक में। दूसरा केस है कंगानो बनाम सम्राट 1911 का, क्रिमिनल लॉ जर्नल 368 मद्रास का ये केस था। इस मामले में अभियुक्त द्वारा दो लड़कियों को यह कहकर भारत से बाहर लंका चलने के लिए उत्प्रेरित किया गया कि वहां वह उनका विवाह अपने पुत्रों से कर देगा, परंतु लंका पहुंचने पर उसने उन लड़कियों को दासी के रूप में काम करने के लिए विवश किया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त ने धारा 360 के अधीन व्यापरण के अपराध का दोषी था क्योंकि व्यापरण में उन लड़कियों की स्वतंत्र सहमति नहीं थी, अपितु उन्हें धोखा देकर के ले जाया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन जरा देखिए 361 का, यहाँ हम बात करें गार्जियनशिप की बात करेंगे, यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, यानी विधिपूर्ण संरचना में से जो व्यापरण की बात की गई थी उससे संबंधित कुछ केस लॉज में आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए पहला केस है राज बनाम सुखचंद AIR 1964 पंजाब 83। इस केस में यहाँ पर इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि नाबालिग अथवा विकृत चित्त व्यक्ति स्वयं वैध सहमति देने में असमर्थ होते हैं। तो पहली बात की गई, ये नाबालिग को थोड़ा सा सही कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। फिर भी देखिए नाबालिग अथवा विकृत चित्त व्यक्ति हो ये स्वयं अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं, तो इनकी सहमति के लिए आवश्यक है कि उनके किसी भी गार्जियनशिप से सहमति ली जाए। इसलिए यदि अपराध उनकी सहमति से भी किया गया हो तो भी वह क्षम्य नहीं होगा और अभियुक्त को दंडित किया जाएगा। ये कौन सा केस था? राज बनाम सुखचंद AIR 1964 पंजाब 83 का ये केस है। चलिए नेक्स्ट केस में हम यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 361 का ही है। सबसे पहले इसके हम एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन 361, और फिर इसके बाद हम इसकी केस लॉज की भी बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे किसी अवयस्क व्यक्ति, तो ध्यान दीजिएगा, किसी अवयस्क व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाना या बहला फुसला कर ले जाना। देखो एक तो हो गया ले जाना और दूसरा उसे बहला और फुसलाकर। ये दो पॉइंट्स पर हम बात कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स पर जनरली यहाँ फर्स्ट किसी व्यक्ति को ले जाना स्वेच्छा से ले गया, दूसरा उसे कन्वेंस किया गया, जाने के लिए तैयार नहीं था लेकिन उसे समझाया गया, कुछ उसे झूठ बोला गया होगा, कुछ ऐसी बातें की गई होंगी जिससे वो बहला फुसला कर के ले जाया गया। अब जरा यहाँ पे देखिए टेकिंग और एंटिसिंग अवे अ माइनर और अ पर्सन अनसाउंड माइंड। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, किसी अवयस्क व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से ले जाना या उसे बहला फुसला कर ले जाना। तो देखिए यहाँ पर बात की गई किसी अवयस्क को या विकृत चित्त को, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, फर्स्ट अवयस्क और सेकेंड है विकृत चित्त, और इन्हें कैसे ले जाया जा रहा है? इनको विधिपूर्ण संरक्षता में से ले जाना या फिर बहला। ले जाने के तरीके दो ही हैं, या तो डायरेक्ट ले जाए या फिर बहला फुसला करके ले जाए। इन दोनों कंडीशनों में ये सेकंड पॉइंट है इसका। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, टेकिंग और एंटिसिंग मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट यहाँ तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे पॉइंट की हम लोग एक बार बात करते हैं यहाँ पर।
संरक्षक की सहमति से ले जाना या बहला फुसला कर ले जाना। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, पहली बात तो की गई है कि संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना या बहला फुसला कर ले जाना। तो संरक्षक की यहाँ सहमति के बिना अगर कोई व्यक्ति ले जाता है तो, और दूसरा यहाँ पर ले जाना और बहला फुसला कर, दो पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। टेकिंग और एंटिसिंग मस्ट ऑल्सो बी विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन। नेक्स्ट पॉइंट पर हम यहाँ पर देखते हैं विकृत चित्त व्यक्ति का व्याकरण, किडनैपिंग ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। अब इनसे रिलेटेड जो केस लॉज हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसी अवयस्क व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाना या फिर बहला फुसला कर ले जाना। तो टेकिंग और एंटिसिंग अवे अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इससे संबंधित एक केस लॉ है जहूर अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा केस है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1989 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1177 इलाहाबाद का एक केस है। इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि किसी अवयस्क बालिका को आश्रय देकर सहायता करना, ध्यान देना, अगर कोई अवयस्क बालिका है और एक अच्छे इंटेंशन के थ्रू और उसे आश्रय देकर उसकी सहायता करना या उपचार हेतु अस्पताल ले जाना, इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। एक्चुअली देखिए जनरली क्या होता है, जैसे किसी भी महिला को या किसी बालिका को लेकर जा रहे हैं तो जनरली उसी के ऊपर केस रजिस्टर कर दिया जाता है कई बार। तो ये जो गलत फहमी है ना लोगों के बीच में, तो इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा केस लाया गया यहाँ पर। लेकिन 1989 का, लेकिन अभी तक फिर भी ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। देखिए जहूर अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये केस है। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क बालिका को आश्रय देता है, उसकी सहायता करता है, उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाता है, तो इस धारा के अंतर्गत ये अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा केस है हरियाणा राज्य बनाम राजाराम AIR 1973 SC 819 का ये केस है। इस केस में बात की गई है, जरा ध्यान दीजिए। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त की अनुनय विनय के परिणाम स्वरूप, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त की अनुनय और विनय, यानी अभियुक्त ने उसे गिड़गिड़ाकर या कुछ भी इस टाइप से बात की होगी और अवयस्क को रिझाया होगा। तो यहाँ पर देखिए अवयस्क बालक या बालिका उसके साथ स्वयं जाने को तैयार हो जाता है तो भी अभियुक्त को धारा 361 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसकी स्वेच्छा नहीं थी जो उसने अनुनय और विनय किया हुआ है। इसमें कुछ झूठ बोला हुआ है, कुछ इस टाइप के कुछ कार्य किए होंगे जिसकी वजह से उस जो अवयस्क बालक या बालिका है उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ा होगा और प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके साथ जाने को वो तैयार हो गए, मतलब उसको दया आ गई और वो उसके साथ जाने को तैयार हो गई, जिसकी वजह से उसके साथ क्राइम हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने 361 के अकॉर्डिंग उसे दोषी माना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, एक केस और है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, सभी लोगों को याद भी करना है इसको, जरा ध्यान दीजिए। सचिंद्र नाथ बनाम विष्णु दास 1978 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1494 वेस्ट बंगाल का ये केस है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर एज का कि किसको माना जाए, किसकी एज कब से कैलकुलेट की जाए, इस बारे में इन्होंने एक अच्छा डिसीजन दिया हुआ। देखिए जरा, इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि अगर बालक या बालिका की अवस्था का निर्धारण करना हो, कि कई बार क्या होता है कुछ बच्चे 18 की बाउंड्री पर होते हैं और उनकी कंसेंट भी होती, कंसेंट होते हुए भी किसी व्यक्ति को फंसाया न जाए, तो इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि क्या ये 18 ईयर्स है, क्या इनकी ये 16 ईयर्स है, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो इसके लिए कहा गया कि स्कूल में दर्ज कराई गई आयु निर्णायक मानी जाएगी। किसी भी बालक या फिर बालिका की अवस्था से संबंधित अगर कोई प्रश्न होता है तो ये केस कहा गया था सचिंद्र नाथ बनाम विष्णुपद दास 1978 का ये केस है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रसूल बनाम राज का 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 363 का ये केस है। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इस मामले में यह तथ्य सामने आया कि लड़की अवयस्क होते हुए भी लैंगिक संभोग की आदी थी तथा अपनी स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी। अतः इस बात में अब निर्धारित किया गया कि अभियुक्त को धारा 361 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया गया। अब अगला नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट केस पर ये जो सेकेंड पॉइंट है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर किसी अवयस्क व्यक्ति या विकृत व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की समझता से ले जाना या फिर बहला फुसला कर ले जाना, यानी कि टेकिंग और एंटिसिंग मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इस केस में ये जो पॉइंट से रिलेटेड कुछ केस है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। बलदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य 1872
उत्तर पश्चिम क्षेत्र 286 का ये केस है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस केस में क्या कहा गया। इस मामले में एक 14 वर्षीय लड़की अनाथ हो जाने के कारण एक स्त्री के साथ यात्रा पर चली गई। ध्यान देगा, एज कितनी है इसकी 14 ईयर्स और अनाथ है। और इसके बाद दोनों भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। एक व्यक्ति ने उस स्त्री की जानकारी के बिना अपने साथ चल निकलने के लिए राजी कर दिया उस बच्ची को, और बाद में उस लड़की की सगाई अपने लड़के के साथ कर दी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो कंसेंट थी वो डायरेक्ट हो गई, लेकिन कुछ समय के पश्चात एक अन्य व्यक्ति ने उस लड़की को उस व्यक्ति का घर छोड़ने के लिए राजी कर लिया। तो पहले वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 361 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में बात लाया। तो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि वह व्यक्ति उस लड़की का विधि पूर्ण अभिभावक नहीं था, क्योंकि उसे उस अवयस्क लड़की की देखरेख और अभिरक्षा का भार विधिक रीति से नहीं सौंपा गया था। मतलब वो डायरेक्ट हुआ। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जिसकी एज 14 ईयर्स हो और भीख मांग करके वो काम चलाए, तो वो महिला भी उसको कौन रास्ता में मिली थी, तो उसने उससे सहमति नहीं ली, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये बच्ची स्वेच्छा से गई, तो यहाँ पर उसने अपने लड़के के साथ उसकी सगाई भी कर दी। अब इसके बाद में दूसरा पर्सन एंट्री कर रहा है यहाँ पर, तो दूसरे पर्सन ने उस लड़की से बात करके उसको अपने साथ चलने के लिए गया। तब भी यहाँ पर उसकी स्वेच्छा थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर इसकी गार्जियनशिप नहीं सौंपी। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि वो इसका जिसने केस किया हुआ था उसको यहाँ पर रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि वो विधि पूर्ण अभिभावक नहीं था। अगला जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट केस में एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य AIR 1965 SC942। इस केस में क्या है देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। इस मामले में एक लड़की जो कि अवस्था की आयु पूर्ण करने ही वाली थी तथा कॉलेज में अध्ययनरत थी, मतलब 18 ईयर्स बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाली थी, और उस कंडीशन में उसने स्वेच्छा से अभियुक्त को टेलीफोन किया, उनकी फोन किया कि वह उसे एक स्थान विशेष पर अपनी कार में मिले। तदुपरांत अभियुक्त अपनी कार लेकर पूर्व नियोजित स्थान पर पहुंचा। उसके बाद लड़की कार में बैठ गई, कई जगहों पर घूमती रही। बाद में रजिस्ट्रार के कार्यालय में उन दोनों ने रजिस्टर्ड विवाह कर लिया और पति पत्नी के भांति रहने लगे। सबूत के आधार पर पाया गया कि संभवतः लड़की ने अभियुक्त के साथ विवाह का जोर डाला था, अतः अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 361 के अपराध के गठन के लिए आवश्यक है कि यह साबित किया जाए कि अभियुक्त ने अवयस्क के मन में घर छोड़ने के इरादे का निर्माण किया या उसके घर छोड़ने में सक्रिय उसने भाग लिया हो। तो 2 पॉइंट यहाँ पर होना आवश्यक है, जिसके लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि अभियुक्त जो है वो क्या करे, अवयस्क के मन में घर छोड़ने के इरादे का निर्माण करे और या फिर उसके घर छोड़ने में सक्रिय का भाग ले। अगर ये 2 पॉइंट इसमें इंक्लूड हैं तो बिल्कुल उसको दोषी माना जा सकता है। पर यहाँ पर ये स्वेच्छा सामने आ रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फोन किया गया था वो उसके द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी नहीं माना। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो था, संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना या बहला फुसला कर ले जाना, यानी कि टेकिंग और एंटिसिंग मस्ट आल्सो बी विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन। यहाँ पर हम बात करेंगे केस है करण सिंह बनाम सम्राट का 1916-17 यानी क्रिमिनल लॉ जर्नल 532। इस केस में यहाँ पर क्या था, इस मैटर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस मामले में 16 वर्ष से कम आयु की पत्नी अपनी सास के अत्याचारों से तंग आकर पति के घर से निकलकर अपने मामा के घर जा रही थी। ध्यान देना इसकी स्टोरी। एज कितनी है 16 ईयर्स। रास्ते में अभियुक्त ने उसे अपने साथ चलने के लिए दुष्प्रेरित किया और उसे साथ लाकर अपने भाई के घर में रखा। बाद में अभियुक्त ने उस महिला से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। जब गांव वालों ने उस स्त्री से उसका परिचय जानना चाहा, तब अभियुक्त किसी अनिष्ट की आशंका से गांव छोड़कर चला गया। तत्पश्चात अभियुक्त का भाई उसे पुलिस थाने ले गया। पुलिस की जांच होने तक एक माह वह अभियुक्त के भाई के घर पर ही रही। इस मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त अभ्यापरण का दोषी है। क्यों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यद्यपि लड़की ने पति के गृह स्वेच्छा से त्याग किया था, परंतु फिर भी उस पर से उसके पति का विधिपूर्ण संरक्षण समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर विधिपूर्ण संरक्षण समाप्त होने के लिए आवश्यक है जैसे डाइवोर्स लिया जाना
या फिर यहाँ पर जो एज है वो कितनी हो जाए 18 ईयर्स 16 ईयर्स मतलब बिलो अगर 18 ईयर्स है तो फिर वो उसको यहाँ पर हम लोग माइनर ही काउंट करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने सेक्शन 360 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप आईपीसी का सेक्शन 360। चलिए नेक्स्ट इस पर हम बात करने वाले हैं। दूसरा केस है विद्याधर नाइक बनाम उड़ीसा राज्य का। इस केस में क्या कहा गया देखिए जरा ध्यान दीजिए। इस मामले में सुरेखा नामक एक अवयस्क लड़की को उसका भावी पति विवाह संपन्न करने हेतु अपने घर ले जा रहा था और उस लड़की के समाज की रीति के अनुसार लड़की का विवाह लड़की वालों के घर संपन्न नहीं हो सकता था। जब भावी पति अपनी होने वाली पत्नी को ले जा रहा था, अपीलार्थी उस लड़की को उठाकर भगा ले गए तथा उसके साथ बलात्कार किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि लड़की के नैसर्गिक संरक्षक माता पिता ने उसका संरक्षण एवं अभिरक्षा भावी पति को सौंप दिया था, अतः लड़की के घर ले जाते समय भावी पति ही उसका विधिपूर्ण संरक्षक था, अतः अपीलार्थी धारा 361 के अंतर्गत दोषी थे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसमें है विकृत चित्त व्यक्ति का व्यपहरण। अब यहाँ विकृत चित्त व्यक्ति के व्यपहरण से संबंधित हम यहाँ पर बात करें किडनैपिंग ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। आर बनाम रॉबिन्सन का एक केस फेमस है। इसमें देखिए जरा ध्यान दीजिए। इस मामले में अभियुक्त रात के समय अवयस्क बालिका के घर गया तथा उसकी मिली भगत से उसने लड़की के कमरे के पास लड़की कमरे की खिड़की के पास सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी मतलब आप समझते चढ़ने के लिए जो आता वो, जिससे उतरकर लड़की कमरे से बाहर आ गई और अभियुक्त के साथ भाग गई। अब यहाँ पर अभियुक्त को व्यापरण का दोषी माना गया, भले ही लड़की की सहमति थी जिसको न्यायालय ने अमान्य कर दिया। तो जब यहाँ पर देखिए अवयस्क है तो अवयस्क के लिए जरूरी है कि या तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग वैधता प्राप्त कर ले, और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर उसने वैधता प्राप्त नहीं की है तो यहाँ पर अवयस्क के लिए विधिपूर्ण संरक्षकता से अगर उसको ले जा रहा है तो यहाँ पर सेक्शन 361 के अकॉर्डिंग इसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसके ये 4 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, चलिए हम लेके चल रहे हैं आपको डायरेक्ट की तरफ सीधे, जहाँ पर हम एब्डक्शन की बात करेंगे, यानी कि अपहरण क्या होता है उसकी बात करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 362 में एक बार नजर डालिए। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे व्यापरण क्या होता है, अब यहाँ अपहरण की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, कैसे करता है जरा देखिए इस पर ध्यान दीजिए। बल के द्वारा अगर विवश करता है या फिर किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा, या फिर कोई प्रवंचनापूर्ण उपाय भी करता है, किसी भी जैसे उसको धोखा देना या उसको लुभाने जैसे कोई भी प्रयत्न करता है, द्वारा उसे उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। तो ये सेक्शन 362 की डेफिनेशन थी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, बल द्वारा किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उसको क्या करे, उत्प्रेरित करे। तो यहाँ पर वो ऐसा क्या कर लिया उसने कि उस व्यक्ति का उसने अपहरण करता है। अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब्डक्शन क्या होता है, सेक्शन 362 आप पढ़ रहे हैं अंडर आईपीसी। Whoever by force compels, कैसे बाय फोर्स किसी भी व्यक्ति को अगर कंपेल किया जाए, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूस, या किसी भी डिसीटफुल मीन्स के द्वारा उसको उत्प्रेरित किया जाए, एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू एब्डक्ट दैट पर्सन। तो क्या कहा जाएगा कि व्यक्ति ने उसका एब्डक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जरा पनिशमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेक्शन 363 जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो पनिशमेंट में आप यहाँ पर देखिए पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग की किडनैपिंग की बात की गई, लेकिन इसमें दोनों पनिशमेंट को इंक्लूड कर लिया गया, एब्डक्शन और किडनैपिंग दोनों को ही इंक्लूड कर दिया गया। देखिए जरा ध्यान दीजिए। Whoever kidnaps any person from India, किसी भी व्यक्ति को जो इंडिया से किडनैप करता है, और फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप या फिर लॉफुल गार्जियनशिप, तो फर्स्ट पॉइंट में आप यहाँ देखेंगे इसके लिए भी पनिशमेंट है, और सेकंड पॉइंट लॉफुल जो गार्जियनशिप है इसके लिए भी कितना पनिशमेंट होगा। तो यहाँ पर बात की शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो देखिए दोनों में किसी भांति का पनिशमेंट मिल सकता है, जो कितने तक हो सकता है, 7 years तक एक्सटेंड हो सकता है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और वो फाइन के लिए भी लाइबल हो सकता है। तो दोनों यहाँ बात की गई 7 years प्लस फाइन दोनों के लिए। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको
सेक्शन 363 को भी यहाँ देख लीजिए हिंदी में भी। व्यापरण के लिए दंड क्या कह रहा है, जो कोई भारत में से, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया फर्स्ट, भारत में से या फिर दूसरा विधिपूर्ण संरचना में से किसी व्यक्ति का व्यापरण करेगा, सेकेंड पॉइंट, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, कितनी हो सकेगी, 7 वर्ष तक की, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और उसको फाइन भी लगाया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ केस लॉ और पढ़ लेते हैं और केस लॉ के बाद में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर इसमें अलग से फिर से डिस्क्रिप्शन करेंगे इसके लिए। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक केस है सेक्शन 362 से रिलेटेड कि अब्डक्शन क्या होता है, यानी कि अपहरण क्या होता है, इससे संबंधित रवि नारायण दास बनाम राज्य 1992 का केस है ये। इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा, इस अपराध में अभियुक्त का कपटपूर्ण आशय विशेष महत्व रखता है, न कि अपहरण की महिला का आशय या आचरण। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या कह रहे हैं, इस अपराध में अभियुक्त का जो कपटपूर्ण आशय है वो विशेष महत्व रखता है, न कि जो अपहरण की गई महिला है उसका आशय और आचरण की बात कर रहे हैं। अतः जहां एक नेत्रहीन महिला जो कि स्कूल जा रही थी, अभियुक्त द्वारा उसे सचिवालय के परिसर में ले जाया गया, इसे अपहरण नहीं माना गया क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था कि इसमें अभियुक्त ने कपटपूर्ण आशय से महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्यत्र जाने के लिए विवश किया था, या वह स्वयं उसके अनुनय विनय पर वहां जाने के लिए राजी हो गई थी। तथापि यह निश्चित था कि अभियुक्त द्वारा उस महिला को उसके गंतव्य स्थान पर नहीं ले जाया गया था, तो यहाँ पर इसको दोषी नहीं माना गया था इस केस में। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ हम लोग चलते हैं। इससे रिलेटेड और विनोद चतुर्वेदी बनाम राज्य का केस है, AIR 1984 SC 911 का केस है। इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा, इस बाद में अभियुक्तों ने मृतक से विनती की वह उनके साथ जीप में चलकर मृतक एवं अन्य व्यक्ति के विवाद को आपस में हल कर लें। इस पर मृतक कपड़े पहनकर तैयार हुआ और अभियुक्तों के साथ जीप में चल दिया। इस बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों ने मृतक का अपहरण किया था, क्योंकि उनके द्वारा मृतक के विरुद्ध ना तो कोई बल प्रयोग किया गया था और ना उसे कपटपूर्वक ही ले जाया जा रहे थे। तो ये इसका एक केस था। अगला केस है यहाँ पे गंगादी बनाम सम्राट। इस केस में भी जरा थोड़ा सा देखिए तो जल्दी से। इस बात में अभी निर्धारित किया गया कि धारा 362 के अंतर्गत किए जाने वाला अपहरण का अपराध निरंतर जारी रहने वाले स्वरूप का होने के कारण जब किसी लड़की का सार्वजनिक स्थान से अपहरण किया जाता है तो यह अपराध उस पूरी अवधि तक जारी रहता है जब तक उस लड़की को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता रहा हो। कौन सा केस है ये? गंगादी बनाम सम्राट, राज्य सम्राट वाला ये केस है। ये सेक्शन 362 से रिलेटेड केस लॉस थे। अब हम यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात कर रहे थे, तो पनिशमेंट के लिए मैं आपको वापस से डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए जरा यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस करता तो सेक्शन 362 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना हो सकता है, 7 years तक का यहाँ पर पनिशमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, यानी कि फाइन भी यहाँ पर दिया जा सकता है और 7 years तक का पनिशमेंट। चलिए गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगले जो सेक्शन है सेक्शन 363A से लेकर के आगे के कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करेंगे और बिल्कुल इस टाइप से आपको पढ़ाने की कैसे कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब वाला जरूर बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा अनाउंसमेंट मिल पाए और हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना करके लेकर के आ पाए। आपको टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है क्योंकि मुझे सेल्फ ही करना होता है, तो कई बार इस टाइप की मिस्टेक्स हो जाती है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। डायरेक्ट से जरूर मैच कीजिए और जिससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको आप जरूर लगाइए। जब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे और किस सेक्शन में क्या दिया हुआ, एक छोटी सी बात आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, जरूर ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, मैंने कुछ वीडियो बनाया जो सेक्शन वाइज है, जो आपको सेक्शन भी इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो सेक्शन को कैसे याद करें, अगर सेक्शन फर्स्ट में क्या दिया, सेक्शन 2 में क्या दिया, सेक्शन 3 में क्या दिया, सेक्शन 359 में क्या दिया, सेक्शन 360 में क्या दिया, इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। तो या तो देखिए आप इंडेक्स की फोटोकॉपी कराइए और उस इंडेक्स की फोटोकॉपी करा करके बार बार रिवाइज कीजिए। और अगर आप फोटोकॉपी से रिवाइज ना करना चाहें तो आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने इस टाइप के वीडियो बना रखे हैं और उनमें मैं एक वर्ड लिखता हूँ, शॉर्ट व्यू। अगर शॉर्ट व्यू का मतलब है
कि यहाँ पर हम केवल सेक्शन के लिए ही बात करेंगे, इस सेक्शन में क्या दिया हो। अगर ये आपको याद हो जाता तो देखिए कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं 50% आप एक मान के चलिए इतने क्वेश्चन सेक्शन वाइज तो पूछे ही जाते हैं जनरली एग्जाम्स में, और कई बार ऐसा होता है कम भी पूछे जा सकते हैं, देखिए श्योरिटी नहीं है, लेकिन सेक्शन अगर आपको याद है तो आप मान के चलिए कि बिना पढ़े भी आप किसी भी पेपर को 50% सॉल्व कर देंगे बिना पढ़े। और अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो 100% की भी गारंटी है और आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बनाया, कुछ लोगों के इस टाइप से कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसमें आपने कुछ समझाया नहीं है, तो उसमें समझे सेक्शन को हम उसमें कैसे समझाएंगे जहाँ पर हमें सेक्शन ही याद करना है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कहा कि केवल सेक्शन ही आप उसमें लिख रहे हैं, ये तो मेरिट्स में भी मिल जाएंगे, तो भाई नई चीजों में उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना तो विधायक हूँ ना ही मैं पार्लियामेंट हूँ, ये सब काम उनका होता है। तो हम सिर्फ याद करने के लिए कौन से तरीके हैं, नए नए तरीके सर्च करते हैं, आप भी कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।